हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये हमारे डाउट सेशन के रिगार्डिंग रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसे डाउट जो कि कॉमन है तो हमने कोशिश करी है कि हम उनको इस वीडियो के अंदर कवर कर लें। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और एक और चीज़ देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने एएस वाले फॉर्म फिल कर दिए हैं वेल एंड गुड, और जिनके रह गए हैं तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से कर दीजिए। 12 जून कल लास्ट डेट है। ठीक है, तो जिनका भी रह गया है वो उसको फिल कर दीजिए। एक और चीज़ देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे जाने अनजाने में गलती हो गई है फॉर्म में, तो देखिए बिल्कुल भी आप लोग घबराओ मत। ठीक है, पहले तो बी पॉजिटिव और होप करो कि भाई एएस वाले जो है वो करेक्शन विंडो ओपन कर दें ताकि आप लोग की जो भी गलती है छोटी मोटी वो आपकी ठीक हो सके। ठीक है, बट देखिए लक बाय चांस और मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर 1-8% ठीक है विंडो आपकी ओपन नहीं भी होती है और आपके फॉर्म गड़बड़ हो गए हैं और मान लीजिए 1-8% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो भी जाता है, देखिए बिल्कुल भी निराश मत होइए। ये ही केवल आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, सो प्लीज डोंट बी डिमोटिवेट। ठीक है, अभी ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, लाइक आपके पास केवीएस का भी आएगा एग्जाम। ठीक है, DSSS भी का रहेगा। अभी यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज निकली है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में सुपर टैट देखो कब आता है, बट आएगा वो भी। ठीक है, तो ऐसी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो भी जाता है लक बाय चांस, पहले तो भगवान ना करे कि ऐसा हो, बट अगर हो जाता है तो बिल्कुल मत घबराओ। आप लोग की जो मेहनत है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, मेहनत कभी किसी की वेस्ट नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं पे काम आई जाती है। ठीक है, सो आप लोग बस पॉजिटिव रहिए। राइट, चलिए अब हम अपने डाउट सेशंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आ रही है कि भाई टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। देखो अभी जो यूपी में टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म्स निकले हैं, ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं है। जैसे केवी में होता है ना, DSSS में या फिर एईएस में कि भैया टीजीटी पीजीटी पीआरटी वालों के लिए एक कॉमन पेपर रहेगा कि उसमें इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, ये भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, पैडागोजी आएगी। ऐसा इसमें नहीं रहता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस ही रहते हैं। मीन्स जिस भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने टीजीटी या फिर अपना पीजीटी फिल किया है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट ने सपोज टीजीटी मैथ्स फिल किया है, ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे ना एग्जाम में वो 125 क्वेश्चन उसके मैथ्स के ही रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने टीजीटी इंग्लिश भरा है, ठीक है, तो उसके जो 125 क्वेश्चन रहेंगे वो खाली किसके रहेंगे, इंग्लिश के ही रहेंगे। तो यानी जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या फिर जो भी आपने सब्जेक्ट से डाला है तो उसी के ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ऐसा ही टीजीटी में रहेगा और ऐसा ही पीजीटी में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि भाई इसमें भी आपके कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्या इसका सिलेबस रहता है। ठीक है, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि एक नेक्स्ट डाउट आता है एज को लेके। एज को लेके क्या है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मान लीजिए वो लोग पीआरटी के लिए उनकी अभी एज नहीं है। जैसे सपोज एएस में था कि भाई 30 ईयर्स जो है वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर जनरल। ठीक है, इसी तरीके से पीआरटी टीजीटी उनमें भी रहता है। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज जो है ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, मीन्स 30 से ऊपर हो चुकी है, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रही। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, ठीक है, और जिनके पास बीएड भी नहीं है। ठीक है, तो देखो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग यूपी में पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पीजी किया हुआ है तो। ठीक है, अगर आपके पास पीजी है तो आप पीजीटी वाले में अप्लाई कर दीजिए यूपी का। उसमें ना आपकी बीएड चाहिए, ठीक है, ना कोई भी टैट चाहिए। ठीक है, और एज भी काफ़ी, यानी कि मिनिमम एज 21 रहती है और मैक्सिमम 60 तक रहता है, तो आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भैया कैटेगरी फॉर्म वाइज। यस, इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट है, जैसे अभी यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई है, ठीक है, उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि कुछ कुछ कैटेगरीज में केवल एक पोस्ट है। ठीक है, या फिर किसी में बिल्कुल जीरो है भी नहीं। ठीक है, किसी में बिल्कुल एक है। तो वो लोग स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई हम लोग अपनी कैटेगरी से ना डाल के हम लोग जनरल में फिल कर दें फॉर्म। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके अंदर आप जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई SC ST कैटेगरी है या फिर कोई OBC है, अगर उनकी वैकेंसी वहाँ पे कम है, पोस्ट कम है, अगर वो चाहे कि भाई वो जनरल वाली कैटेगरी में अप्लाई कर दे, मीन्स अनरिजर्व वाली में कर दे, तो वो बिल्कुल कर सकता है। बट एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आपकी कट ऑफ निकलेगी, जो आपके मार्क्स वगैरह आएंगे वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आएंगे। उसमें आपको आपकी कैटेगरी का कोई भी उसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो बस इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स उनको नेम उनको ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, उन्होंने ये पूछा था मेरे से कि अगर मान लीजिए वो SC कैटेगरी से हैं, अगर वो चाहें तो क्या वो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि अगर टीजीटी के बाद अगर हम सपोज पीजीटी में फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर हम किसी अदर वैकेंसी पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने एक बार जनरल में फॉर्म फिल कर दिया तो हम दोबारा से अपनी कैटेगरी में फिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने कोई भी एक फॉर्म एक कैटेगरी में अगर फिल किया है, ठीक है, सो अगर कोई अदर फॉर्म निकलते हैं तो उसमें आप लोग अगेन अपनी कैटेगरी में फिल कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका डाउट था। आई होप कि अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अच्छा, एक और ऐसा डाउट है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे एक वो डायलॉग है ना कि वो तारीख पे तारीख, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के देखिए एग्जाम्स पे एग्जाम्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम फिल किए हुए हैं अभी।
तो अब वो लोग कैसे मैनेज करें अपने सारे एग्जाम्स को। देखो मैं सिर्फ यहाँ पे एक गाइड कर सकती हूँ, आप लोग को एक सजेशन दे सकती हूँ, बाकी तो आप लोगों की मर्जी, आप लोग जैसा करें, अपने हिसाब से हर इंसान को करना भी चाहिए, ठीक है। तो देखो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो यार ऐसा नहीं होता है कि हर एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट होता है कि भैया एक में बिल्कुल ही अलग कुछ आ रहा है, एक में बिल्कुल ही अलग आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है, बस एक सब्जेक्ट वाली चीज़ें अलग हो सकती है। तो यार जहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया मेरे इस एग्जाम में भी हिंदी आ रही है, सपोज रीट का एग्जाम है तो मेरी रीट में भी हिंदी आ रही है, ठीक है, मेरे उसमें भी यानी कि मेरा केवी का है उसमें भी मेरी हिंदी आ रही है, ठीक है, मेरा DSSS में हिंदी आ रही है, तो वो हिंदी सब्जेक्ट तो सेम हो गया ना। तो आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि केवी के लिए अलग बैठेंगे हिंदी लेके, फिर डी आप चलो भैया मैं DSSS की तैयारी कर लूँ, उसके लिए अलग हिंदी पढ़ लूँ। आप ये देखिए कि भैया अगर कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस एग्जाम में सेम आ रहे हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर लो, ठीक है, जिसमें भी सेम सब्जेक्ट आ रहे हैं। फिर आप टॉपिक देखो, उनके प्रीवियस देखो कि भैया वैसे तो ऑलमोस्ट टॉपिक भी सेम ही रहता है। अब हिंदी है तो उसमें पर्यायवाची भी रहेगा, विलोम भी रहेगा, अनेकार्थी भी रहेंगे, तत्सम तद्भव भी रहेंगे, मुहावरे भी रहेंगे, XYZ बहुत सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये सब सभी में सेम रहता है, ये सब ऐसा तो है नहीं कि एक में अनेकार्थी आ रहा है तो कि दूसरे वाले में कुछ मैथ्स का क्वेश्चन आ जाएगा हिंदी में, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसी तरीके से आप लोग के सब्जेक्ट भी वही रहते हैं और उनके जो टॉपिक्स रहते हैं वो भी सेम रहते हैं। तो आप लोग एक नोटबुक पे पहले अपना पूरा सिलेबस, अपनी कॉमन सब्जेक्ट्स को नोट तो करो, उनके टॉपिक्स तो नोट करो, जहां जहां वो चीजें जिस जिस एग्जाम्स की कॉमन है वो तो आपकी एक ही बार में हर एग्जाम का क्लियर हो जाएगा। और जहां जहां पे आपके अलग सब्जेक्ट्स बैठ रहे हैं कि भाई इसमें आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग पढ़ना है, इसमें आपको सब्जेक्ट कंसर्न पढ़ना है, इसमें आपको पेडागोजी पढ़नी है, उसके लिए आप लोग अपना अलग टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए। देखिए मैनेज तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप थोड़ा सा अपनी ऑल ओवर टाइम टेबल में से हर एक टाइम को थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा सा स्टडी में ज़्यादा बढ़ा दीजिए, बट देखिए मैनेज तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो अपने हिसाब से एक अच्छा सा टाइम टेबल आप लोग प्रिपेयर कीजिए जैसा आप लोग चाहते हैं, ठीक है। देखो ये वीडियो सिर्फ एक गाइडेंस के लिए है, मैं ये नहीं कह रही कि जैसा मैं बोल रही हूँ बिल्कुल ऐसा ही आप लोग प्रिपेयर करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग ऐसा कीजिए, बट मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ, थोड़ा सा एक सजेशन दे सकती हूँ कि भाई आप लोग अपने टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए, ठीक है। अपने कॉमन सब्जेक्ट्स को एक जगह लिख के उनके टॉपिक्स नोट कीजिए, उसके बाद कोई भी एक ऐसी बुक लीजिए जिसमें वो सारे टॉपिक्स कवर होते हो, उनको अच्छे से उन टॉपिक्स को एक बार उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स एंड प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर कोई अदर भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और हाँ देखो एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, यार देखो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है या फिर थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प हो रही है किसी चीज़ को लेके, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ना थोड़ा सा वीडियो को बस ऐसे करके लाइक कर दिया करिए छोटा सा, क्योंकि ना क्या होता है जब आप लाइक करते हैं ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि यार हाँ चलो हमको और अच्छी वीडियोस लेके आनी है, आप लोगों के लिए और अच्छा कुछ लेके आना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी बना रहता है, ठीक है। बाकी तो राइट टू चॉइस आप लोगों की मर्जी, आप चाहे लाइक करें डिसलाइक करें चाहे कुछ भी करें, ठीक है। बट हमारा जो काम है मेहनत करना वो हमेशा आपके लिए करते रहेंगे। बाकी अब हम सोच रहे हैं कि हम आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट्स भी स्टार्ट करें, ठीक है, PYQs लेके आए अलग अलग सब्जेक्ट्स के। देखो बाकी जैसा भी होता है हम लोग आपको इन्फॉर्म कर